नमस्कार साथियों, स्वागत है तक्षशिला यूके में। देखिए वीडियो को लेकर के जीएस की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे जो थे वो उत्तराखंड के लिए भी बड़े थोड़े से ना एक तरीके से ना जद्दोजहद में लगे रहते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए एक समय की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ अभी इतना समय नहीं है कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से या बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग देख पाएँ, लेकिन हाँ इतना है कि जो मुझसे बन पा रहा है या जो मुझसे हो पाएगा उसे एक पेपर से पहले जितना मैं हो सकूंगा उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग देखिए उत्तराखंड के अंदर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी, बहुत कुछ पढ़ा होगा, मन लगा के पढ़ा होगा, लेकिन उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं और उसमें भी जो महत्वपूर्ण बात हो सकती है उसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अगर आपने उत्तराखंड में तैयारी करी है तो उसे एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वहाँ से क्या क्या सवाल बनते हैं और क्या क्या सवाल पेपर में आ सकते हैं उन सब चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास हो जाएंगी मैं कोशिश करूँगा कि अपनी तरफ से आप तक पहुँचा पाऊँ और आप कोशिश करना कि सब चीज़ों को एक साथ संजो करके अपने पास रखें और उन पर काम करते रहें। ठीक है, चलिए आज की जो क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए बच्चे, जब मैं दोबारा से ना नया बैच बनाऊंगा, उत्तराखंड पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो उसमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो सब चीज़ें देखने को मिलेंगी शायद आपने कुछ चीज़ें मिस करी हों उससे पहले, तो मतलब एक अलग ही अनुभव हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक बहुत ही मज़ा आएगा उस सीरीज़ में जब मैं उसे पूरा प्रॉपर पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड में क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव के तौर पर मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, यानी कि जो मुझे लगता है कि जहाँ से पेपर में इस बार सवाल बन सकता है वीडियो के लिए, उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। दूसरी बात, जो लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो बिल्कुल भी सीरीज़ को मत देखें, वो आप लोगों के लिए है ही नहीं। ये केवल उन लोगों के लिए है जो वीडियो देने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि अंतिम समय पर रामबाण, तो ये रामबाण की तरह है। आपको बिल्कुल डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं या जो अभी आने वाले एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए अलग से प्रॉपर बैच बनाया जाएगा, आप उसमें पढ़ना। ठीक है, अभी वीडियो वाले थोड़ा ध्यान देंगे बस। सबसे पहले जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, रमाशंकर कौशिक समिति, रमाशंकर कौशिक समिति। मन तो करता है कि बिल्कुल डिटेल में बताया जाए, लेकिन थोड़ा सा समय की बात है। देखिए रमाशंकर कौशिक समिति एक तरीके से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इसके गठन की बात करते हैं तो इसका जो गठन हुआ था वो बेटा जनवरी में, यानी कि 4 जनवरी के आसपास इसे बनाया गया था 1994 में। और 1994वां साल जो है वो उत्तराखंड के इतिहास में ना बहुत ही हाईलाइटेड ईयर रहा है 1994, जिसमें देखिए हुआ क्या था कि यूकेडी ने क्या करा था, उत्तराखंड क्रांति दल जो बना था 1979 में, उसने क्या किया था कि 8 राज्यों यानी 8 पर्वतीय जिलों को लेकर के नए राज्य बनाने की मांग रखी थी। लेकिन होता क्या कि 1987 के दौरान जब उनका विघटन होता है यूकेडी का और 1988 में नया जिला बनने वाला हरिद्वार, तो उनकी मांग में क्या था कि हमें क्या चाहिए, हरिद्वार भी साथ में चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए क्या करा गया था कि जो सपा सरकार थी, मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उसने क्या किया था कि 2 समितियां बनाई थी। एक तो रमाशंकर कौशिक समिति थी और एक विनोद वर्तवाल समिति थी, वो भी बता दूंगा आप लोगों को। तो रमाशंकर कौशिक समिति बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि जो राज्य व राजधानी कहाँ होगी उस पर थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे। बात क्लियर है। इस रमाशंकर कौशिक समिति में 6 सदस्य थे बच्चों। रमाशंकर कौशिक उनके एक शहरी विकास मंत्री थे, उन्हीं की अध्यक्षता में से बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, रमाशंकर कौशिक हो जाएंगे। दूसरी बात, इसने 2-3 बातों पर विशेष जोर दिया। पहली बात दिया कि 8 ही जिले होने चाहिए, यानी कि 8 पर्वतीय जिलों के हिसाब से ही नया राज्य बनना चाहिए। पृथक राज्य का जो निर्माण होना चाहिए वो उन्हीं 8 जिलों की वजह से होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 8 जिलों की रिकमेंडेशन हुई। दूसरी बात, यहाँ राजधानी की रिकमेंडेशन हुई कि राजधानी कहाँ होनी चाहिए, वो गैरसैंण होनी चाहिए। और इसी गैरसैंण को चंद्रनगर कहा गया था, किसके द्वारा, यूकेडी के द्वारा। तीसरी बात, गैरसैंण कहाँ पे बेटे, चमोली के अंदर है, ध्यान रखना। अच्छा देखो एक चीज़ बताऊँ कि कई बार ना पेपर में गलती करते हैं, जैसे गैरसैंण बन जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा बताइएगा, आप बता पाओगे तो कौन सा पंचमद्री गैरसैंण के आसपास है, सबसे निकट पंचमद्री कौन सा गैरसैंण, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तीसरी बात, यहाँ पर बताया गया था कि ये तीसरे मंडल की बात भी कर रहे थे। जैसे 2 मंडल थे ना, गढ़वाल और कुमाऊँ, तो तीसरे मंडल की रिकमेंडेशन, 3rd मंडल की सिफारिश किसने करी थी, ये
रमाशंकर कौशिक समिति ने करी थी। देखो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि तीसरे मंडल की सिफारिश किस समिति ने करी, तो आप लोग बताओगे थर्ड मंडल की सिफारिश रमाशंकर कौशिक समिति ने करी। ये महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। इसके वालों बताया जाता है कि गैरसैंण में यहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया था और लगभग 68% लोगों ने इस बात पर जोर दिया था कि हम चाहते हैं कि गैरसैंण क्या बने, राजधानी बने। इसके बाद देखिए मई 94 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। मई 94 में क्या सौंपी, रिपोर्ट सौंपी। और 21 जून 1994 में इस रिपोर्ट को स्वीकार करा गया और विधानसभा से एक प्रस्ताव भी पारित करा गया। ठीक है, तो आपको रमाशंकर कौशिक समिति में इतनी बातें ध्यान रखनी है। यहाँ से इसका गठन इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि थर्ड मंडल की सिफारिश किसने करी थी, रमाशंकर कौशिक समिति के दौरान करी गई थी। ठीक, इसके बाद देखिए अब कुछ कांड वगैरह बता रहा हूँ, महत्वपूर्ण टॉपिक उन्हीं को लेकर के चल रहा हूँ। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जो मुझे लगता है कि यहाँ मैं ये नहीं देखूंगा कि ये इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं उत्तराखंड की हम, या ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, मैं सब कुछ मिक्स कर दूंगा भैया। यहाँ पे केवल वीडियो के लिए पढ़ा रहा हूँ इसलिए। ठीक, सबसे पहले खटीमा कांड। खटीमा कांड में कुछ भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। खटीमा कहाँ पड़ता, उधम सिंह नगर में पड़ता। दूसरी बात ये कांड कब हुआ ये ध्यान रखना आपने, 1 सितंबर 1994। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ये 1994 वाला जो साल है बड़ा ही खतरनाक साल रहा है उत्तराखंड के इतिहास में। तो ये खटीमा कांड कब हुआ, 1 सितंबर 1994। लगभग 25 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर शहीदी हुई, बहुत सारे लोग पकड़े गए, जेल में बंद करे गए। उन सब बीच को देखते हुए आपको ध्यान रखना। और इसकी जो जांच की रिपोर्ट गई थी वो एस श्रीनिवासन जी जो थे हमारे, उनके पास गई थी। ठीक है, एस श्रीवास्तव जी के पास। इसकी जाँच रिपोर्ट किसके पास थी, एस श्रीवास्तव जी के पास थी। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है बस आपने। खटीमा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहे थे और पुलिस और जनता के बीच लगातार हाथापाई देखने को मिलती थी। दूसरा कांड होता है मसूरी कांड। अगला कांड कौन सा बच्चे, मसूरी कांड। मसूरी कांड में आप लोग देखोगे सबसे पहले तारीख 2 सितंबर 1994। देखो बच्चे इन लोगों को ना आप तारीख के साथ याद रखोगे, डेट भी याद रखनी है, साल तो याद रखना ही है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो मसूरी कांड है, मसूरी कांड एक तरीके से जो खटीमा कांड में घटना घटी थी उसके विरोध में कांड शुरू करा गया था, मसूरी कांड। यहाँ पे भी सेम कहानी हुई, हाथापाई हुई, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मारे गए। जो आंकड़ा 7 दिखाया जाता है लेकिन उससे कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या रही होगी। तो यहाँ पर 2 महिला शहीद हुई थी, आपको जो ध्यान रखना है। 2 महिला शहीद हुई थी यहाँ पे, एक हंसा धनाई और एक बेलमती चौहान। आपको इनका ध्यान रखना है, एक हंसा धनाई का ध्यान रखना है और एक बेलमती चौहान का ध्यान रखना है। 2 महिला क्या हुई थी, ये शहीद हुई थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक पुलिस उपाध्यक्ष भी थे जो शहीद हो गए थे। उनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, उमाकांत त्रिपाठी जी थे जो यहाँ पे क्या हुए थे, वो शहीद हुए थे, उमाकांत त्रिपाठी थी। तो 2 कांड इंपॉर्टेंट हो गए आपका उत्तराखंड, ये खटीमा कांड हो गया और ये मसूरी कांड हो गया। इसके बाद आपका देखिए रामपुर तिराया कांड, ये सबसे बर्बर कांड है। मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये आप लोग अच्छे से देख लेना। हो सके तो नोट्स बना ले तो नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी आपका मन करे। एक है रामपुर तिराया कांड, रामपुर तिराया कांड का दूसरा नाम है मुजफ्फरनगर कांड। ये कब घटा, ये बच्चे 2 अक्टूबर 1994 को घटा। ये इससे बड़ी बर्बरता तो शायद कहीं हो ही नहीं सकती। इसके अंदर बहुत बुरा आलम हुआ, आपने शायद सुना भी होगा, पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा बर्बरता करी गई, गोलियां चलाई गई और लाशों को दफन कर दिया गया, छुपाने के लिए ज़मीनों में गाड़ दिया गया। बहुत बुरा आलम यहाँ पर रहा था। तो आपको ये पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो आपको ध्यान रखना रामपुर तिराया कांड का ये। इसके अलावा इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो मुलायम सिंह यादव थे। पुलिस महानिदेशक का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, इसका नाम था बुआ सिंह। ठीक है, बुआ सिंह ये पुलिस महानिदेशक हुआ करते थे उस दौरान। इसके अलावा इसे क्रूर शासन की क्रूर साजिश कहा गया था, क्रूर शासन की क्रूर साजिश। इसके अलावा इसी की तुलना किससे करी गई थी, रोम के नीरो कांड से। इसे रोम का नीरो कांड भी बोलते हैं, रोम का
नीरो कांड भी बोलते हैं। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि रोम का नीरो कांड भी इसे ही बोला जाता है। इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट ने इसे क्या कहा था कि सभ्य समाज पे एक धब्बे की तरह बोला गया था इसे, कि पूरे देश व सभ्य समाज पर, पूरे देश व सभ्य समाज पर एक कलंक, रामपुर हत्याकांड। इसके अलावा इसी में आपको ध्यान रखना है कि इसके जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसे नेगी समिति बोलते हैं, और रामपुर हत्याकांड पे एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था तेरी सौ। तो ये भी ध्यान रखना मेरे बच्चों, तेरी सौ, जिसका निर्देशन और डायरेक्शन, निर्माता, प्रोड्यूसर और डायरेक्शन किसने किया था? अनुज जोशी जी ने किया था। तो ये आपकी घटना हो गई कौन सी? रामपुर हत्याकांड। महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा देखो इसमें बेटा श्रीयंत्र टापू वाली जो घटना है, यही देख लो, श्रीयंत्र टापू घटना। पहली बार श्रीयंत्र टापू कहाँ पे है? ये श्रीनगर के अंदर है, और ये घटना घटी थी 10 नवंबर 1995 में, और इसके अंदर 2 लोग शहीद हुए थे। देखिए शहीद तो हर घटना के अंदर हुए हैं, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है वो 2 नाम तो बेलमती चौहान और हंसा दनाई का जरूर याद रखना है। श्रीयंत्र टापू के अंदर भी 2 लोगों के शहीद होने की बात हुई थी, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। पहले जो शहीद इसमें यशोधर बेजवाल हैं, यशोधर बेजवाल, और दूसरे शहीद इसमें आपको ना राजेश रावत। इन दोनों की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए अब मैं आगे बात करता हूँ तो दांडी मार्च की बात करता हूँ, जहाँ से मुझे लगता है कि पेपर में सवाल बनने के चांसेस हैं। दांडी मार्च, दांडी मार्च देखिए सबसे पहले दांडी मार्च है क्या और इसमें उत्तराखंड का क्या लेना देना है। उस समय क्या हुआ था कि एक नियम बनाया गया था नमक को लेकर के कि कोई भी भारतीय ना तो नमक बना सकता है ना बेच सकता है। तो उसी के खिलाफ महात्मा गांधी जी ने एक पैदल यात्रा करी थी, उसी को हम लोग दांडी मार्च के रूप में जानते हैं। और ये साबरमती आश्रम जो उनका था वहाँ से दांडी जो तट है वहाँ तक करी गई थी। इसलिए यात्रा जो शुरू हुई वो 12 मार्च को हुई, 12 मार्च 1930। गांधी जी निकले थे, 78 इनके अनुयायी थे या 78 सदस्यों के साथ निकले, और लगभग 240 मील की ये यात्रा थी। अगर इसे किलोमीटर में देखेंगे तो शायद 387 किलोमीटर के आसपास हो जाएगा, या आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या चलो मील ही रख देता हूँ मैं। 240 मील के आसपास की घटना थी, और ये शाम को 5 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुँच गए थे? ये एक तरीके से आप बताओगे ये कहाँ पहुँच गए थे बच्चे? दांडी पहुँच गए थे, तट पे पहुँच गए थे। इसे आप 387 किलोमीटर ही कर लेना, ठीक है, कई बार ना किलोमीटर भी पूछ बैठते हैं। इसके बाद क्या हुआ था कि 6 अप्रैल को, थोड़ा सा बता रहा हूँ बस, ठीक है, 1930 में नमक बना करके क्या तोड़ा गया था? कानून तोड़ा गया था, ठीक है, नमक बनाया गया था, कानून तोड़ा गया था। उसी के साथ साथ यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है बच्चे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। ये तो हुआ एक दांडी यात्रा का मोटा मोटा खाका, आप ध्यान रख सकते हैं। देखो हुआ क्या है, अनुयायी है कि उत्तराखंड से 3 लोग दांडी यात्रा में शामिल होने गए थे। उनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बनता है, ठीक है। पहले व्यक्ति कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल, ज्योतिराम कांडपाल। आप एक काम करना, अपने पास कोई रफ कॉपी लेना या कुछ भी इस तरीके से बनाते चलना, थोड़ा सा तेज़ी चल रहा हूँ। ज्योतिराम कांडपाल क्या थे? उन्होंने क्या किया था, यहाँ से जाकर के शामिल हुए थे। दूसरे इसमें भैरव दत्त जोशी जी थे, भैरव दत्त जोशी थे, और एक वीर खड़क बहादुर जिनका नाम है वो यहाँ पे थे, वीर खड़क बहादुर। खड़क कह लो, खड़क कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 3 लोग वो लोग थे जो उत्तराखंड से दांडी मार्च में या उत्तराखंड से साबरमती आश्रम गए थे दांडी मार्च में भाग लेने। ज्योतिराम कांडपाल के साथ आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या किया था कि एक नमक डिपो थी, वहाँ पे सरोजनी नायडू के नेतृत्व में प्रदर्शन करा था, ध्यान रखना। और उसका डिपो का नाम अगर हम डालना चाहें तो वो है धरासाणा,
धरासाणा नमक डिपो थी और इस डिपो में क्या किया था, सरोजनी नायडू, नाम याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू, सरोजनी नायडू के नेतृत्व में यहाँ प्रदर्शन करा था और इन्हें जेल हो गई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाद में इन्हीं ज्योतिराम कांडपाल को कुमाऊं वापस भेजा गया था और देघाट उद्योग मंदिर अल्मोड़ा के अंदर इन्होंने क्या करवाया था, बाद में बनवा दिया था। किसने? ज्योतिराम कांडपाल ने, जिसमें आपका कताई बुनाई वाला काम होता था। ठीक है, कताई बुनाई का काम होता था। आई थिंक बात समझ में आई होगी। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा देखो, दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड में यहाँ पे समुद्र वगैरह तो है नहीं, तो नमक कानून कैसे तोड़ते? तो यहाँ क्या किया था कि जंगलात कानून बनाया गया था एक। ठीक है, जंगलात कानून। तो जंगलात कानून का विरोध करा गया था यहाँ पे, किसके नेतृत्व में? जीवी पंत के नेतृत्व में। मैं आपको बड़ी डिटेल में पढ़ाऊँगा, जब पढ़ाऊँगा ना सच्ची में मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल। ठीक है, तो ये दांडी मार्च से संबंधित कुछ बातें आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अल्मोड़ा में नगर पालिका की घटना थी, यहाँ से कई बार ना सवाल बन सकता है आपका, तो वो भी बता देते हैं हम लोग। ये चलो 1 मिनट पहले वो बता देते हैं कि देखो यहाँ ना नमक कानून भी, थोड़ा नमक बेच करके नमक कानून तोड़ा गया था। ये घटना 25 मई के आसपास की है। 25 मई 1930 के आसपास क्या हुआ था कि नमक कानून तोड़ा था, किसके नेतृत्व में? जीवी पंत के नेतृत्व में नमक बेचा गया था नैनीताल में। नैनीताल में नमक बेचा गया था, यानी कि नमक बेच करके ये तोड़ा गया था, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई थी 26 मई 1930 में। जीवी पंत के बाद यहाँ पर इंद्र सिंह करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया था, इंद्र सिंह नयाल ने इस नमक आंदोलन को क्या कर लिया था, इसे अपने नेतृत्व के अंदर ले लिया था। बाद में 27 तारीख को इनकी गिरफ्तारी हो गई और 28 तारीख को यहीं पे बद्रीदत्त पांडे ने नैनीताल में नमक बेचा था और नमक बेच करके इस कानून को तोड़ा था। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। और इसके बाद एक घटना आपकी है अल्मोड़ा में, नगर पालिका की घटना। अल्मोड़ा में नगर पालिका की घटना, देखिए ये घटना लगभग 1930 की है, आपको तारीख की ज़रूरत नहीं है, तारीख 26 मई के आसपास की घटना रही थी। ठीक है, 1930 में क्या हुआ कि नगर पालिका अल्मोड़ा में झंडा फहराया गया, वहाँ पर क्रांतिकारी घुस गए और वहाँ पे जो नगर पालिका अध्यक्ष उस समय थे उनका नाम ओकले था, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। और 2 लोग यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक तो विक्टर मोहन जोशी और दूसरे शांतिलाल त्रिवेदी। इन दोनों ने क्या किया था, ये घटना घटाई थी। देखिए विक्टर मोहन जोशी को महात्मा गांधी जी ने, ध्यान रखना किसने, महात्मा गांधी जी ने भारतीय ईसाई पुरुषों में सबसे उत्कृष्ट कहा है। महात्मा गांधी ने भारतीय ईसाई पुरुषों में सबसे उत्कृष्ट। ठीक है, और शांतिलाल त्रिवेदी को आपको पता है कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 1937 में चनौदा अल्मोड़ा के अंदर इन्होंने एक गांधी आश्रम की स्थापना करी थी। ठीक है, कई बार ये सवाल पेपर में आता है, ध्यान रखना। 1937 में चनौदा में गांधी आश्रम की क्या करी गई थी, स्थापना करी गई थी। यहाँ पर अगली चीज़ जो आज देखते हैं वो है पेशावर कांड, और पेशावर कांड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और देखिए कई बार यहाँ से पेपर में सवाल बनता है। तो चलिए कोशिश करेंगे पेशावर कांड को थोड़ा सा समझने की। पेशावर कांड, देखो पेशावर कांड एक तरीके से आप तारीख डाल लीजिए 23 अप्रैल 1930, अप्रैल या मई, अप्रैल 23 अप्रैल 1930। देखो हुआ क्या था यहाँ पर कि गोली चलाने से मना कर दी गई थी। जो गढ़वाली आपकी रेजिमेंट थी 2/18, उसने क्या कर दिया था, अपने जो अफ़गानी सैनिक थे उन पर गोली चलाने से मना कर दी थी। इसीलिए ये क्या है, एक तरीके से बहुत ही हाईलाइटेड हुआ और कई बार यहाँ से पेपर में सवाल भी बनता है। तो चलिए देखो कोशिश करता मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि वो सब चाहते मैं आप तक पहुँचा दूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो पेशावर कांड में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे यानी कि खुदाई
खिदमतगार या लाल कुर्ती सेना बोलते हैं इसे, लाल कुर्ती सेना। एक तरीके से अफ़गान सैनिक बोलते हैं, क्योंकि एक बार पेपर में ये पूछा गया था कि किन लोगों पर गोली चलाने से मना कर दी, तो वो अफ़गान सैनिक थे। इनका नेतृत्व जो कर रहे थे उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार, खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है। और इन्हीं को बोलते हैं सीमांत गांधी। ये सवाल भी कई बार पेपर में आता है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, या फ्रंटियर गांधी, इसी को ही बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। दूसरी तरफ क्या था कि वहीं पे आपका हरी सिंह लाइंस बोलते हैं उसे, हरी सिंह लाइंस, हरी सिंह लाइंस पेशावर के अंदर, वहाँ पे गढ़वाल राइफ़ल की एक बटालियन तैनात थी। गढ़वाल राइफ़ल की एक बटालियन थी 2/18, जिसके 72 सैनिक वहाँ पर मौजूद थे और जिसका नेतृत्व कर रहे थे चंद्र सिंह भंडारी। ध्यान रखना भंडारी लिखा है मैंने, गढ़वाली नहीं लिखा है, क्योंकि उस समय तक ये चंद्र सिंह भंडारी ही हैं, ठीक है। और कई बार ये पूछा भी जाता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है, तो चंद्र सिंह भंडारी। तो इनका एक उस समय कमांडिंग ऑफिसर था जिसका नाम था रिकेट। तो उस कमांडिंग ऑफिसर ने इन्हें आज्ञा दी कि भैया गोली चलाओ। तो इन्होंने क्या कर दिया था कि इन्होंने एक वाक्य कहा था उस समय कि हम जो सेना में शामिल हुए हैं वो अपने देश की रक्षा करने के लिए शामिल हुए, ना कि अपने भाइयों पर गोली चलाने के लिए। तो यहीं से मैं आपको बता रहा था कि एक सवाल पूछा जाता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली या चंद्र सिंह भंडारी ने किन के ऊपर गोली चलाने को मना करी थी, तो वो अफ़गान सैनिक ये पेपर में देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना अफ़गान सैनिक इसका आंसर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। इसके अलावा देखिए यहीं आप लोगों को जो ध्यान रखना मोटी मोटी बातें यहाँ पे वो ये हैं कि इन्होंने मना कर दिया था, तो वो इनका कथन है कि हम सेना में जो भर्ती हुए हैं वो अपने देश की रक्षा के लिए हुए हैं, ना कि अपने भाइयों पर गोली चलाने के लिए, ठीक है। अब देखो महात्मा गांधी जी का यहाँ पर क्या रोल है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर 4 चंद्र सिंह और मिल जाते या मुझे मिल जाते तो देश कब का आज़ाद हो चुका होता, देश कब का आज़ाद हो चुका होता। ये किसने कहा था, ये महात्मा गांधी ने कहा था। और महात्मा गांधी ने इन्हें एक उपनाम भी दिया था, गढ़वाली, ठीक है। ये भी पेपर में सीधा पूछा जाता है कि बताइए कि चंद्र सिंह भंडारी को जो गढ़वाली उपनाम है वो किसने दिया था, वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसी के बाद चंद्र सिंह भंडारी क्या कहलाए, चंद्र सिंह गढ़वाली कहलाए। बात क्लियर हो गई। इसी के बाद जब इन्होंने उपनाम, महात्मा गांधी ने इन्हें गढ़वाली उपनाम दिया, इसी के बाद चंद्र सिंह भंडारी क्या कहलाए, चंद्र सिंह गढ़वाली कहलाए, ठीक है। इसके अलावा आपने मोतीलाल नेहरू का नाम सुना होगा, आप पूरा लिखना। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि जो 23 अप्रैल है, यानी कि जिस दिन ये घटना घटी थी 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी। 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी। इसके अलावा आपने मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा। तो मुंशी प्रेमचंद का एक पत्र है जिसका नाम है हंस। हंस के अंदर किसका जिक्र है, पेशावर कांड का उल्लेख है, ठीक है। हंस के एक अंक में पेशावर कांड का उल्लेख है और ये अंक 30 जुलाई 1930 का है, 30 जुलाई 1930। बात क्लियर है। 30 जुलाई 1930 के अंक में जो मुंशी प्रेमचंद का हंस है उसका उल्लेख है। देखो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा तेज़ चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई बात नहीं। इसके अलावा देखो आप लोग पेपर पर थोड़ा कम समय है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाऊँ। देखिए जो इंपॉर्टेंट होगी अपने स्तर से, जो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगेंगी वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। आप बस अपने स्तर से मेहनत करते रहना, रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से आप करिए, बिल्कुल भी मत छोड़ना, वीडियो को फाइनल कर दीजिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगली क्लास के साथ फिर मिलूँगा मैं उत्तराखंड में भी, और GS में भी आप मन लगा करके बस पढ़ते रहिए, हिम्मत के साथ सिलेक्शन लेना हम लोगों ने, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।